नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और एक अच्छी खबर की शुरुआत के माध्यम से जो पता चला है, डॉक्टर गुलेरिया जी एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा आज बताया गया कि तीसरी लहर जो आने वाली है कोरोना की, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा। यह एक बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों और साथियों, हमें और आपको मिलकर सब लोगों को, पूरी सोसाइटी के लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा और कोशिश करें कि ये संक्रमण जिस तेज़ी से घट रहा है, अब दोबारा से ये उस तरह से ना बढ़ने पाए। इस कोशिश के साथ हमें और आपको वो सारे उपाय अपनाने होंगे जो कि देश के और समाज के लिए, सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हैं। यहाँ एक और बात आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी सरकारें जब जब भी आती हैं, भ्रष्टाचार का नाम लेके आती हैं, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या आज तक भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है? आप और हम जानते हैं शायद नहीं। और इस पर एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह आज भी लगा हुआ है। दोस्तों, जब जब भी राजनीति में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती हैं, तब तक वो नीचे की ओर जड़ें जाती हैं और समाज में ये गहराई में उतरती जाती हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक डिपार्टमेंट और समाज के वो सारे लोग जो भ्रष्ट नहीं भी होना चाहते हैं, पर मजबूरी बस वो भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और वो जब ऐसा होता है, वो क्यों? यहाँ हम और आप सभी लोग ये चाहते हैं कि हम तो भ्रष्ट रहेंगे ही, लेकिन सामने वाला ईमानदार होना चाहिए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आज एक छोटी सी बात की तरफ आपका इशारा करना चाहता हूँ। जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात आती है, तुरंत ही कोई भी आदमी, अरे पुलिस डिपार्टमेंट तो भ्रष्ट है, फलां डिपार्टमेंट तो भ्रष्ट है, सारे चीज़ें भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार की जड़, इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? दोस्तों और साथियों, हमारी सरकारों को इस पर गहन और विशेष चिंतन करना होगा और इसकी जड़ तक जाना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि एक पीढ़ी में ही जो हजारों और लाखों रुपए ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए, उनकी संपत्ति कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकारों को चाहिए कि उनकी संपत्ति का आकलन करके वो सारे चीज़ें निकाल के सामने लाएं कि इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे इनकी संपत्ति 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना कैसे बढ़ गई। और उन पर एक आवश्यक कार्रवाई के तहत उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने इतनी धन और संपदा किस तरीके से कमाई है। ऐसे ऐसे लोग जिनको कि पता एक घर रहने के लिए नहीं है किसी के पास, और किसी के पास इतने बड़े घर हैं कि उनमें रहने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे लोग जिनकी एक हवस ही हो गई है संपत्ति इकट्ठा करना, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और शासन और सरकार द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जानी आवश्यक होगी। यहाँ एक विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ। खाद्यान्नों का जो अकूत भंडार हमारे देश में किसानों के खून और पसीने से तैयार होकर जो फसलें आती हैं, वो हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था की भेंट चढ़ जाती हैं। सरकारें उनके भंडारण और संरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर पाती है और इस कारण से अरबों रुपए का अनाज सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी केंद्र और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि उन खाद्यान्नों का भंडारण और संरक्षण, उसकी उचित व्यवस्था जरूर ही होनी चाहिए। दोस्तों, शहरों की तरफ अगर नज़र उठा के देखें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से विकास के लिए रास्ते पर हम चल रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, लेकिन उस अनुपात में क्या वायु प्रदूषण बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। ऐसे में हम सोचते हैं कि हम एक पेड़ लगाएं, वो 10 साल बाद बड़ा होगा, 15 साल बाद बड़ा होगा, तब उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो जंगल काटे जा रहे हैं तेज़ी से, उनको रोकना बहुत ही आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में पर्यावरण संतुलन के लिए अगर कोई इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री अगर लगाई भी जाती है, तो साथ ही साथ एक कंडीशन और लगाई जाए कि नहीं, इनको 1000 पौधे या इतने पेड़ लगाने होंगे, इतना बड़ा सर्किल इनको दिया जाए, उसमें वृक्षारोपण, उसकी सारी ही व्यवस्था उसी ही उद्योगपति की होनी चाहिए। उनको बड़ा करना, उनको संभालना, उनको सारा इस तरह से हवा और पानी, ये से मूलभूत संसाधन जो हमें कुदरत ने दिए हैं, इनको संरक्षित करते हुए हमें वो सारे उपाय करने होंगे। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में
जहां भारत की एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है, ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से ऐसे वो सारे उपाय हमें अपनाने होंगे जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर तरीके से उपयोग किया जाए और उन सारे हाथों को काम मिले जो सारे लाखों करोड़ों हाथ खाली हैं। ऐसे में सरकार और हम आप सभी लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ें और अपने समाज और देश को आगे बढ़ाएं। दोस्तों और साथियों, आज का यह एपिसोड आप और समाज और देश की सेवा में समर्पित है। पुनः कल इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।